नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस के हिसाब से ही ये प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। हम लोग सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर याद रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ऑप्शन ए है दिल्ली, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी मुंबई। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और ये गेटवे ऑफ इंडिया द्वार जो है वो असिताश्म से बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए आरबीआई, बी आईडीबीआई, सी सेबी, डी आईआरडीए। इसका बिल्कुल सही उत्तर है कि बीमा कारोबार को नियंत्रित करने वाली संस्था जो है वो आईआरडीए, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। इरडा, बीमा नियामक विकास प्राधिकरण, ठीक है, इरडा इसको बोलते हैं, आईआरडीए को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? ए भारत के राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा के उपाध्यक्ष, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही उत्तर है सी लोकसभा के उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है ए ओ ह्यूम, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी WC बनर्जी, डी बदरुद्दीन तैयबजी। इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही उत्तर है सी WC बनर्जी। WC बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से भी जाने जाते हैं और ये जो हैं भारतीय बैरिस्टर और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, दीन-ए इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमता का स्मारक कहा है? ऑप्शन ए है बदायूनी, बी बीसेंट स्मिथ, सी बर्नी, डी W हेग। इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही उत्तर है बी बीसेंट स्मिथ ने दीन-ए इलाही को उनकी मूर्खता का ना कि बुद्धिमता का स्मारक कहा है। ये एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। इनके इतिहास लेखन को अनेक इतिहासकारों ने पछतापूर्ण भी कहा है, तो बीसेंट स्मिथ ने ये वक्तव्य दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल हॉट स्पॉट माना जाता है? ऑप्शन ए है पश्चिमी हिमालय, बी पूर्वी हिमालय, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही उत्तर है सी पश्चिमी घाट। पारिस्थितिकी अति क्रियाशील स्थल यानी कि हॉट स्पॉट जो है आपका वो पश्चिमी घाट है। भारत के पश्चिमी घाट तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। दोस्तों, ये दक्षिणी पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर तक लंबी है। अगला प्रश्न है, ब्यूफर्ट स्केल पैमाना से क्या मापा जाता है? ए वायुमंडलीय दाब, बी पर्वतों की ऊंचाई, सी हवा की गति, डी भूकंप की तीव्रता। इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है सी ब्यूफर्ट पैमाना समुद्री मील के संदर्भ में किसी विशेष समय पर हवा की गति का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ब्यूफर्ट पैमाना याद रखेंगे कि हवा की गति को इससे मापा जाता है। अगला प्रश्न है, कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय को प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? ए जैव संवेदी, बी जैव आवर्धक, सी जैव उपाचरीकरण,
डी जैव सांद्रण। इसमें बिल्कुल सही उत्तर है सी जैव उपाचरीकरण। जैव उपाचरीकरण इस प्रक्रिया में कचरे से प्रदूषक को हटाने के लिए सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रदूषक को हटाने का काम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? ए वर्षा का जल, बी झील का जल, सी नदी का जल, डी समुद्र का जल। इसमें बिल्कुल सही उत्तर है ए वर्षा का जल। वर्षा का जल प्राकृतिक आवासन प्रक्रिया को जो वाष्पीकरण, संघनन और अवक्षेपण की सम्मिलित क्रिया है। इसमें बहुत ही तनु विलयन होते हैं जिसमें से 10 से 20 जो है मिलीग्राम आयन घुले रहते हैं। तो प्राकृतिक में पानी का सबसे शुद्ध रूप वर्षा का जल है। ठीक है, अगला प्रश्न है ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापन बढ़ाता है? ए कोयला, बी भूतापीय ऊर्जा, सी प्राकृतिक गैस, डी पेट्रोलियम। इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही उत्तर है भूतापीय ऊर्जा। ऊर्जा का वह स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान को बढ़ाता है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान 6000 सेंटीग्रेड के आसपास है और पृथ्वी के भीतर हर 30 से 50 मीटर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता है। मानव हजारों साल से भूतापीय ऊर्जा का इस्तेमाल खाना पकाने या गर्मी पैदा करने के लिए करता रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? ए सेवन मोक, बी अल्फा सेंटोरी, सी बिग डिपर, डी स्मॉल बियर। इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही उत्तर है सी बिग डिपर। बिग डिपर या सप्तऋषि नक्षत्र के 7 उज्ज्वल सितारों में से एक युक्त तारामंडल है। पश्चिमी अभिवादन को अब उत्तरी डिपर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली तकनीक है? ए एथलेटिक्स, बी कुश्ती, सी भारोत्तोलन, डी कराटे। इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है कि ब्रिज जो है वो कुश्ती में अपनाई जाने वाली तकनीक है। बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबिल कहते हैं? ए इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, बी दास कैपिटल, सी वैल्यू एंड कैपिटल, डी एशियन ड्रामा। समाजवाद की बाइबिल। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है बी दास कैपिटल। दास कैपिटल एक पुस्तक है जिसकी रचना कार्ल मार्क्स ने की थी। इसमें मजदूर वर्ग को शोषण से आज़ादी दिलाने के उपाय बताए गए हैं। तो समाजवाद का बाइबल पुस्तक है दास कैपिटल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? ए मदुरै, बी बेंगलुरु, सी मुंबई, डी हैदराबाद। मंदिरों का शहर जो है आपका ए सही उत्तर है मदुरै। मदुरै दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरै ज़िले में है। ये भारतीय प्रायद्वीप के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। तो ये जो मदुरै है वो आपका तमिलनाडु राज्य में है, एक शहर है। ठीक है, तो मंदिरों का शहर मदुरै को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना SJSRY का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है? इसमें आपका ऑप्शन ए है शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों, बी केवल शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार, सी केवल शहरी क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों। SJSRY का सही उद्देश्य जो है वो है शहरी क्षेत्रों में रोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों। स्वर्ण जयंती
शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य स्वरोजगार उपक्रमों या मजदूरों की माध्यम से शहरी रोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए दोस्तों 1998 में शुरू किया गया था। इसकी जगह नई योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका विकास को शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए जी पॉल, बी नॉर्मन बोरलॉग, सी वॉन नील, डी मिशेल, डॉक्टर मिशेल। इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है कि भारत में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता था। बी बिल्कुल सही उत्तर है। नॉर्मन बोरलॉग नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। ये अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक होता है। ए प्रतिरोधक, बी संघनक, सी प्रेरक, डी ट्रांसफार्मर। इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है, रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक जो है वो संघनक होता है। संघनक जो होता है प्रशीतन प्रणाली एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर होता है जो ट्यूब से गर्मी को ट्यूब के निकट हवा में बहुत तेज़ी से स्थानांतरित करता है। ठीक है, तो बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? ए फास्फोरस, बी एंटीमनी, सी आर्सेनिक, डी एल्युमिनियम। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, दाता परमाणु इसमें से जो नहीं है वो है एल्युमिनियम। डी सही उत्तर है, क्योंकि एल्युमिनियम एक रासायनिक तत्व है जो धातु रूप में पाई जाती है। दोस्तों ये भूपर्पटी में सबसे अधिक यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बॉक्साइड इसका प्रमुख ऐसक होता है। तो एल्युमिनियम जो है वो दाता परमाणु नहीं है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभिनव भारत, आज़ाद हिंद सेना, रेवोल्यूशनरी आर्मी, फॉरवर्ड ब्लॉक। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस दल का युवा संगठन अखिल भारतीय युवक लीग है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ए पानी, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी ग्लूकोज, डी क्लोरोफिल। इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है ए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो उन्मुक्त ऑक्सीजन है वो पानी से आती है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। इस तरह अपचयन के लिए हाइड्रोजन जल से प्राप्त होता है। ऐसे अपचयन से पहले कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या रखा गया था? प्रश्न ऑप्शन ए है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, सी हेली राष्ट्रीय उद्यान, डी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही उत्तर है कि भारत में 1936 में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान था उसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। हेली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों 1936 में स्थापित भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अब इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है, कृष्ण का वासुदेव नाम किस युग में प्रचलित हुआ? ए आर्य युग, बी पाणिनि युग, सी मौर्य युग, डी वैदिक युग। तो कृष्ण का वासुदेव नाम आपका बिल्कुल इसमें सही उत्तर है, पाणिनि युग में प्रचलित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन था? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु अंगद देव। इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है सी गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे।
सिखों के 10वें भी गुरु थे, इनको 10वां गुरु भी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1966 में हुआ था। दोस्तों इनका जन्म पटना में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? ए बैंक दर, बी रेपो दर, सी रिवर्स रेपो दर, डी सांविधिक तरलता दर। इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है सी रिवर्स रेपो दर। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से रिवर्स रेपो दर से धन उधार लेता है। अल्पकालिक अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसको रिवर्स रेपो दर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये रिवर्स रेपो दर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 30 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 40 वर्ष, डी 37 वर्ष। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु जो है वो आपकी 35 वर्ष होना चाहिए। बी बिल्कुल सही उत्तर है। भारत के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। और दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर भी काम करता है। भारत के राष्ट्रपति को 35 वर्ष की आयु होना और उपराष्ट्रपति का भी 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भारत में तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश शासन में आया? ऑप्शन ए है गुप्त वंश, बी खिलजी वंश, सी मुगल वंश, डी सैयद वंश। दोस्तों तुगलक वंश के बाद जो शासक जिस वंश ने शासन किया वो आपका है सैयद वंश। डी बिल्कुल सही उत्तर है। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था जिसका कार्यकाल जो है 1414 से 1451 तक रहा। उन्होंने तुगलक वंश के बाद राज्य की स्थापना की और लोदी वंश से हारने तक शासन किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी प्लूटो, सी डी शनि। दोस्तों बौना ग्रह जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, प्लूटो को माना जाता है। प्लूटो जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। प्लूटो को कभी सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह भी माना जाता था, लेकिन अब इसे सौरमंडल के बाहरी काइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। तो सबसे बौना ग्रह जो है वो प्लूटो को माना जाता है। सी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? ए चूनेदार चट्टान, बी अग्नेय चट्टान, सी कायांतरित चट्टान, डी अवसादी चट्टान। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान का होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, गेहूं एक रिक्त स्थान है ए बेल, बी औषधि, सी झाड़ी, डी वृक्ष। तो कह रहा है गेहूं क्या है? गेहूं एक इसमें क्या है? औषधि है। गेहूं एक घास है जिसकी खेती दुनिया भर में की जाती है। विश्व भर में भोजन के लिए उगाई जाने वाली धान्य फसलों में मक्के के बाद गेहूं सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। दोस्तों धान का स्थान गेहूं के ठीक बाद तीसरे स्थान पर आता है। गेहूं के दाने और दोनों को पीसकर प्राप्त हुआ आटा, रोटी, ब्रेड वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, गेहूं की एक सीमित मात्रा को पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो गेहूं एक औषधि है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए मत्स्य, बी जल स्थलचर, सी सरीसृप, डी पक्षी। तो सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जंतुओं की आपके सरीसृप श्रेणी में आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। अगला प्रश्न है,
मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? ए प्रकाशमापी, बी उत्तापमापी, सी शुष्काद्रतापमापी, डी तनावमापी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है डी तनावमापी। मृदा में जल तनाव मापने के लिए तनावमापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? ए पास्कल, बी बॉयल, सी न्यूटन, डी वाट। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है, न्यूटन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? ए एल्युमिनियम, बी तांबा, सी शीशा, डी चांदी। तो बुरा ऊष्मा परिचालक कौन है? इस प्रश्न में बिल्कुल सही उत्तर है शीशा। शीशा जो है वो बुरा ऊष्मा जो है वो परिचालक है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीति आयोग का किस स्थान पर निर्माण किया गया? ए योजना आयोग, बी IRDA, सी दूरसंचार विभाग, डी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। तो इसका सही उत्तर है ए योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग किया गया। दोस्तों, नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था। दोस्तों, ये संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। दोस्तों, नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। ठीक है। तो नीति आयोग का निर्माण जो है वो योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है 6। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या है। ये अमेरिका के संविधान से ली गई। दोस्तों, मौलिक अधिकार व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह जीवन जीने के लिए जल ज़रूरी है, उसी तरह व्यक्ति के विकास के लिए मौलिक अधिकार ज़रूरी हैं। और मौलिक अधिकारों को 6 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा के संबंध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार जो हैं वो भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो आपातकाल के दौरान वो कौन से अनुच्छेद हैं जो स्थगित नहीं किए जा सकते हैं? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20 और 21, सी अनुच्छेद 22 तथा 23, डी अनुच्छेद 24 तथा 25। तो भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है वो आपका इस प्रश्न का उत्तर सही है, बिल्कुल बी, क्योंकि 20 और 21 अनुच्छेद को स्थगित नहीं किया जा सकता है। आपात की अवधि के दौरान राष्ट्रपति आदेश देकर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के किसी भी मूल अधिकार को परिवर्तन हेतु नागरिकों के सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर रोक लग जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड बेबल, डी लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है
कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ए सही उत्तर है। लॉर्ड कैनिंग, इसे चार्ल्स जॉन कैनिंग भी कहा जाता है दोस्तों। और 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान वे भारत के गवर्नर जनरल रहे। कैनिंग 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। ठीक है, पहले वायसराय भी कैनिंग है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? ए केन्या, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। तो मसाई किस देश की जनजाति है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है ए केन्या। मसाई दक्षिण केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे खानाबदोश लोगों का एक जनजातीय समूह है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है, मसाई केन्या देश की जनजाति है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान के बारे में निम्नांकित में से कौन सा सही है? ए एक निश्चित विषय पर तथ्यों का संकलन, बी सभी संबंधित तथ्यों का एक साथ रखना, सी वांछित तथ्यों का संकलन, डी उपरोक्त सभी। तो सामाजिक अनुसंधान के बारे में कौन सा एक सही है? इसमें डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि ये तीनों सही है। सामाजिक अनुसंधान जो है एक निश्चित विषय पर तथ्यों का संकलन करके सभी संबंधित तथ्यों को एक साथ रखना और वांछित तथा संकलन करना सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। इसलिए सभी विकल्प इसमें जो हैं बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से गांधीवादी राज्य का सही आधार क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ए अहिंसा, बी शक्ति, सी सत्याग्रह, डी सहसंघ। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है कि गांधी राज्य का सही आधार है वो आपका है डी सहसंघ, क्योंकि गांधी जी ने राज्य का आधार सहसंघ था, जिसमें सभी एक दूसरे का सहयोग करें। इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है कि गांधीवादी राज्य का सही आधार सहसंघ है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने राज्य के लिए किसे सबसे महत्वपूर्ण या सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना? ए समाज, बी व्यक्ति, सी कानून, डी राजनीति। तो गांधी जी ने राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है आपका व्यक्ति को। बी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी संसद के दोनों सदन। इसमें आपका राष्ट्रपति का पे महाभियोग लगाने से संबंधित जो है वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। संसद के दोनों सदन जो हैं भारत के राष्ट्रपति और उसकी समयावधि के लिए राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसकी अधिसूचना जो है राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाती है, दी जाना आवश्यक भी है। ठीक है, तो उसके पद की समाप्ति के लिए, कार्यकाल की समाप्ति से पहले महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो संसद के दोनों सदनों की जो है अनुशंसा अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। तो इसमें बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए 5, क्योंकि भारत के संविधान में 5 तरह के न्यायिक आदेश हैं। अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को याचिका यानी रिट जो है जारी करने का अधिकार दिया गया है। वो 5 रिटें हैं यानी कि न्यायिक आदेश हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा प्रतिषेध और पांचवा आपका अधिकार प्रच्छा है। ठीक है, ये रिटों की बात यहाँ हो रही है। तो
अगला प्रश्न है, इसमें क्या है, इसमें 5 जो हैं रिटें हैं, 5 न्यायिक आदेश हैं। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? ए महाराणा प्रताप, बी राणा कुंभा, सी राणा सांगा, डी कुंवर दुर्जन सिंह। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ यानी टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था दोस्तों। बी बिल्कुल सही उत्तर है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने वर्ष 1442 से 1449 के मध्य महमूद खिलजी की सेनाओं पर विजय की याद में बनवाया था। ये भी याद रखिएगा कि ये जो है महमूद खिलजी की सेनाओं पर विजय की याद में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनाया? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसमें बी सही उत्तर है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी तमिलनाडु। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसमें सी सही उत्तर है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, भारत जो है 7वां बड़ा देश है। और उसके बाद राजस्थान के बाद जो है दोस्तों दूसरा प्रदेश है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान है। यानी मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश। पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा आपका उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। याद रखिएगा, पहला आपका राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? ए केरल, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी गुजरात। भारत की मुख्य तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है और सबसे बड़ी तट रेखा दोस्तों गुजरात की है 1214 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश उसके बाद दूसरे नंबर पे है 973 किलोमीटर और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है 906 किलोमीटर है। ठीक है, तो गुजरात जो है उसकी जो सीमा है वो सबसे लंबी सीमा है। ठीक है, तटीय राज्य की। ठीक है, अगला प्रश्न है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है? ए कार्ल मार्क्स, बी कार्ल मैनहीम, सी स्टालिन, डी लेनिन। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की कृति है। ए बिल्कुल सही उत्तर है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की कृति है। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के क्या थे? प्रणेता थे। तो कार्ल मार्क्स जो है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जो है वो उनकी कृति है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।